हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम सेकेंड लेक्चर पढ़ाएंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात की थी सिलेबस के बारे में, जो फिजिक्स का कक्षा 12 का था। आज हम उसके आगे का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट में इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट यूनिट हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक है, जिसे हमने कल के प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। इसका फर्स्ट चैप्टर था कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हम यहीं पर अब इसको बता रहे हैं कि पूरा मतलब इसमें पढ़ना क्या है, इसके बारे में कूलॉम्स लॉ के बारे में थोड़ा शॉर्ट बताएंगे और इसका प्रूफ भी दिलाएंगे। कूलॉम्स लॉ में ये चीज़ें पढ़ी जाती हैं। पहले इसका लॉ पढ़ा जाता है, फिर इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं, फिर सिमिलैरिटी, टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशन, फिर इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं। ये चार चीज़ें पढ़ते हैं इस कूलॉम्स लॉ में, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है। फर्स्ट कूलॉम्स लॉ टॉपिक है, इसके अंतर्गत चार टॉपिक पढ़ते हैं। इसका पहले लॉ पढ़ेंगे, फिर वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, फिर सिमिलैरिटी टू ग्रेविटेशन, फिर इसकी लिमिटेशन देखेंगे। तो कूलॉम्स लॉ सबसे पहले देखते हैं। कूलॉम्स लॉ देखो, पहले कूलॉम्स लॉ समझो आया क्यों। फर्स्ट यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड, स्टैटिक मतलब रुका हुआ चार्ज में एक दूसरे से कितना बल लगता है, कितना फोर्स लगता है, उसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे कूलॉम्स भैया है जो क्या कहते हैं, इस लॉ को दिया। आखिर दो चार्जों के बीच या फिर दो चार्जों के बीच कितना बल लग रहा है, इसको किसने दिया? कूलॉम्स ने दिया। तो आखिर दो चार्ज रखे हैं, एक Q1 है, चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, Q से डिनोट कर रहे हैं, और इनके बीच हम फोर्स देखेंगे कितनी लग रही है, किसके मदद से? कूलॉम की मदद से। इन्होंने नियम दिया कि इन्हीं दो बिंदु मतलब एक पॉइंट चार्ज, ना कि पॉइंट, जैसे कि मान लेते हैं ये बिंदु चार्ज नहीं है, ये पूरी एक लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। एक बिंदु चार्ज पॉइंट चार्ज पर आखिर कितना बल लग रहा है, इसको डिटरमाइन करते हैं। तो दो चार्ज हमारे पास हैं, Q1 है, Q2 है, इनके बीच हम बल देख रहे हैं। बल को हम F से डिनोट करते हैं। F मीन्स फोर्स। आखिर फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उस फैक्टर को हम डिनोट करेंगे। फैक्टर्स पहला तो ये है कि ये चार्ज जो हैं कितने बड़े हैं। जितना बड़ा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा बल होगा। मतलब चार्ज जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, मीन्स समानुपाती है। जितना चार्ज बढ़ेगा, इनका मल्टीप्लिकेशन करके, गुणा करके, उतना ही बल बढ़ेगा। और एक फैक्टर और है, इनके बीच की जितनी दूरी होगी उसके वर्ग के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा। मीन्स यह बराबर 1/r²। अब दो फैक्टर मिले हैं उनके बीच। एक तीसरा फैक्टर है जो इनका कांस्टेंट निर्धारित कर देता है। तो फैक्टर को हम यूज़ करके मिलाते हैं। पहले इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से इसको मिलाएंगे तो हमारा कंक्लूजन ये निकल कर आता है, Q1 Q2/r²। अब जब क्या कहते हैं, प्रोपोर्शन का चिन्ह हटाएंगे तब एक कांस्टेंट आ जाता है हमेशा की तरह। अब कांस्टेंट को देख रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट आएगा? एक के कांस्टेंट आ जाता है, जिसके बारे में कुछ बता रहे हैं। सबसे पहले कांस्टेंट का मतलब समझो। कांस्टेंट का मतलब ये है कि आखिर मतलब कांस्टेंट का मतलब ये है, जो फैक्टर लिखे हैं इनके बीच अगर चार्ज को बढ़ा दिया जाए फिर भी वो फैक्टर हमेशा रहेगा, या फिर दूरी उनकी बढ़ा दी जाए बीच की, फिर भी वो फैक्टर हमेशा रहेगा। कांस्टेंट मतलब स्थिर, स्थिरांक, वह चीज़ हमेशा रहती है, चाहे चार्ज बढ़ा दिया जाए या फिर क्या कहते हैं दूरी उनके बीच की बढ़ा दी जाए। लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो दोनों कंडीशन में सेम रहेगा। तो कांस्टेंट का मान होता है, कांस्टेंट का मान है 1/4π ε0। डी की न्यूमेरिकल वैल्यू है 9 × 10⁹, जिसका मात्रक है
न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। जहाँ तक हमें पता है कि 4 पाई तो समझ में आता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं समझ में आता है, नया फैक्टर है ना, क्योंकि अब इस नए फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो बात कर रहे हैं, बंद करें 3। हाँ, अब एप्सिलॉन नॉट को देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट इट इज ए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब समझो, परमिटिविटी मतलब शीलता ऑफ फ्री स्पेस। समझो कि इन दोनों के बीच आखिर कैसा मीडियम है, और इसका एक रिलेशन देख रहे हैं। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जितना ही मीडियम इनके बीच का अधिक होगा उतने फोर्स कम होगी, क्योंकि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना। जितना ही ज़्यादा इसकी परमिटिविटी ऑफ मीडियम होगा उतना ही ज़्यादा बल कम होगा, क्योंकि इनके बीच का जैसा मीडियम, या फिर हम इनके बीच कुछ भी रखते हैं, ग्लास, वाटर या फिर फ्री वैक्यूम है, तो फ्री वैक्यूम के लिए इनकी वैल्यू डिसाइड है, और अन्य चीज़ों को हम इनके रिलेटिव से निकाल लेते हैं। रिलेटिव से निकालने के लिए फार्मूला होता है EM बटे E0 ER। इसके रिलेटिव में हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका एक फार्मूला है EM मतलब एप्सिलॉन नॉट मीडियम गिरा किसके सापेक्ष, इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके हम रिलेटिव में निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमें वैल्यू सभी की याद करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है वाटर की एप्सिलॉन मीडियम का होता है 7.16 इंटू 10⁻⁻10, और एयर का पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन हमें सब चीज़ों का थोड़ा ना पता होगा, तो इसको निकालने के लिए हम एप्सिलॉन नॉट मीडियम बटे एप्सिलॉन नॉट बटे एप्सिलॉन आर, इसके रिलेटिव में हम इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हम कूलम की सहायता से हम फोर्स दो चार्जों के बीच निकाल सकते हैं। यदि प्लस प्लस है तो आपस में क्या कहते हैं, रिपल करेंगे, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो इसका कंक्लूजन देखते हैं, हमने क्या फाइंड किया। यह बराबर, कंक्लूजन साइड में देख लेते हैं। यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हमने एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखा? नॉट मतलब नहीं है, किसी भी मतलब कोई भी अदर मीडियम नहीं है, केवल एयर का मीडियम है, वैक्यूम का मीडियम, जिसका मतलब है इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक ये कंक्लूजन निकला है, और एक और फार्मूला हमारा निकला है ई रिलेटिव, ई मीडियम मतलब किसी भी माध्यम का हो सकता है, और किसके सापेक्ष होगा? वायु के सापेक्ष होगा, वायु या वैक्यूम के सापेक्ष हो सकता है। दूसरा फार्मूला निकला। अब इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। हमने ला देखा, फिर इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। इसका वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म कोई दो चार्ज हैं, ये Q1 Q2 समान क्या कहते हैं, समान आवेश के हैं, मतलब समान आवेश है, इन पर प्लस का चार्ज है दोनों पर, इसलिए एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी और इसकी डायरेक्शन इधर होगी। इस पर जो फोर्स लगेगी इसको हम मान लेते हैं फोर्स 1, चार्ज 1 मान लेते हैं, चार्ज 2 मान लेते हैं, तो फोर्स ऑन 2, इस पर दूसरे की फोर्स लगेगी किसकी वजह से? 1 की वजह से। और इस पर फोर्स लगेगी, फोर्स किस पर लगेगी? 1 पर, किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। तो इसकी फोर्स इधर लगी, इसकी फोर्स उधर लगी, इसकी वजह से। अब इसका हम थोड़ा गणितीय रूप देखते हैं व्यंजक के रूप में। तो हमारा फार्मूला के क्या है? वही कांस्टेंट है जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसका वेक्टर फॉर्म देखने के लिए हमने क्लास 11th में शायद पढ़ा हो
वैसे बेसिकली सभी लोग नहीं पढ़ते हैं। मैंने देखा था वेक्टर फॉर्म, शायद देखा हो, लेकिन चैप्टर 3 में काइनेमेटिक्स में वेक्टर फॉर्म आता है, वेक्टर एनालिसिस वाला। उसमें आता है कि वेक्टर यूनिट होता है उसका मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, वेक्टर होता है, फिर उसका मैग्नीट्यूड से हमारा निकलता है वेक्टर यूनिट निकलता है। अब वेक्टर यूनिट केवल दिशा दर्शाता है, केवल और केवल दिशा, कि आखिर किस दिशा में है, क्योंकि हमारा मैग्नीट्यूड तो हो ही जाएगा, लेकिन इसकी दिशा बताने के लिए हम इसका वेक्टर फॉर्म का यूज़ वेक्टर यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अब इसको हम लिखते हैं Q1 Q2। अब इसकी जगह पर इसके हम केवल डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन। इसके इनके बीच की दूरी है r है टोटल दूरी, और r1 माइनस r2 वेक्टर इसकी दूरी है, ठीक। तो सॉरी r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 बटे r1 प्लस r2 मॉड इसलिए लगाएं क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड है इसके रूप में, इसलिए हमने यहाँ पर केवल इसका मैग्नीट्यूड लिखा है और इसका क्यूब कर देंगे। क्यूब क्यों किया है, ऊपर से जब काट देंगे तो क्या बचेगा, स्क्वायर के ही रूप में बचेगा, इसलिए इसका ये वेक्टर फॉर्म है। और ये वेक्टर फॉर्म किसका है, F1 2 2, मतलब फोर्स किसकी वजह से, फोर्स F1 पर लगी, मतलब Q1 चार्ज पर फोर्स F1 लगी है, किसकी वजह से लगी है, F2 चार्ज की वजह से फोर्स लगी हुई है। तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसका सिमिलैरिटी टू ग्रेविटेशन से देख लेते हैं, आखिर ये किस तरह से ग्रेविटेशन से सिमिलर है। क्लास 11 में चैप्टर था ग्रेविटेशन वाला। ग्रेविटेशन चैप्टर बिल्कुल सेम इसी तरह डील करता है कि कोई अगर पिंड है तो उनके दो पिंड है, उनके बीच फोर्स लगता है, उसी प्रकार दो चार्जों के बीच फोर्स लगता है, तो कुछ ना कुछ सिमिलर हैं, तो उनको हम डील करते हैं। क्लास 11 किसने पढ़ा, सब पढ़ा। चलो अच्छा देखते हैं किसने पढ़ा। वेक्टर फॉर्म हो गया मेरा। थर्ड सिमिलैरिटी टू ग्रेविटेशन से हम सिमिलैरिटी देखेंगे। देखो ग्रेविटेशन का फार्मूला होता है, क्या कहते हैं, ग्रेविटेशन की वजह से फार्मूला इसका बनता है F, उसके बीच की जो फोर्स लगता है वो G m1 m2 बाई r²। ये क्या है, क्लास 11 में ग्रेविटेशन में चैप्टर दिया है, इसे हमेशा से कक्षा 9 से भी देखते आ रहे हैं बच्चे, ठीक। तो देखो ये मास पर डिपेंड कर रहे हैं और ये चार्ज पर डिपेंड कर रहे हैं, ये क्या r² पर डिपेंड कर रहे हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के पर डिपेंड कर रहे हैं सेम। आखिर इनकी सिमिलैरिटी क्या है, ये स्क्वायर रूट का क्या कहते हैं, दोनों फॉलो कर रहे हैं सिमिलैरिटी। ये स्क्वायर रूट का यूज करते हैं, यूज लिखना अब सही नहीं रहेगा, लेकिन स्क्वायर अब रूट का यूज करते हैं, और दोनों ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों। अब क्या कहते हैं, ये जो है ये मीडियम पर डिपेंड करता है, एक कोई मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इसका भी एक कांस्टेंट होता है, इसका भी एक कांस्टेंट होता है। ये आवेश पर डिपेंड करता है और ये उनके मास पर डिपेंड करता है। हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी टू ग्रेविटेशन हो गया। अब इसके बाद इसकी लिमिटेशन देख लेते हैं, आखिर इसकी लिमिटेशन भी होंगी कुछ ना कुछ, तो कुछ लिमिटेशन है इसकी, हम देखते हैं। लिमिटेशन देखते हैं इसकी। एक तो सबसे पहले लिमिटेशन ये है कि जो कूलॉम्स लॉ बना है केवल यूनिट चार्ज पर ही बेस है, ये आवेशों के केवल बिंदु आवेश पर ही डिपेंड है पूरा कूलॉम्स लॉ। यदि हम किसी कोई ऐसी क्या कहते हैं रॉड ले लेते हैं जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये उस पर डिपेंड नहीं करता, आखिर ये एक ही केवल चार्ज पर डिटरमिन क्या कहते हैं डिफाइन करता है बल को।
ये केवल पॉइंट चार्ज के लिए बेस है, पॉइंट चार्ज के लिए बेस है। और चार्ज मस्ट बी, चार्ज मस्ट बी मतलब चार्ज होना चाहिए, आवेश होना चाहिए रेस्ट में, चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। या तो चार्ज देखो रेस्ट में दो तीन कंडीशन हो सकती हैं। यदि चार्ज फर्स्ट रुका हुआ है और सेकंड चल रहा है तो तब लग सकता है। अगर सेकंड रुका हुआ है और फर्स्ट चल रहा है तब रुक सकता है। यदि दोनों चल रहे हैं तो ये दोनों चल रहे हैं तो नहीं होगा। अगर फर्स्ट मोशन में है और सेकंड रेस्ट में है तो वैलिड है। यदि जो फर्स्ट है वो रेस्ट में है, सेकंड मोशन में है तभी वैलिड है। यदि थर्ड में दोनों मोशन में है तो ये वैलिड नहीं है। तीन कंडीशन है इसकी। चार्ज जब रेस्ट में हो तब तीन कंडीशन है। अगर चार्ज फर्स्ट जो है वो मोशन में है और चार्ज सेकंड जो है वो रेस्ट में है रुका हुआ तब भी वैलिड है। अगर सेकंड जो है वो क्या कहते हैं सेकंड मोशन में है और फर्स्ट जो है रेस्ट में है तब भी वैलिड है। यदि दोनों मोशन में आ जाए तो ये वैलिड नहीं है। तो इसकी लिमिटेशन हमने देख ली। आज कूलम्ब्स लॉ फिनिश करते हैं। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और हम किसी भी वीडियो में डाल देंगे। जय हिंद।